हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपी से प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। तो जैसे केंद्र के स्तर पर केंद्रीय भर्ती अभिकरण संघ लोक सेवा आयोग होता है, ठीक वैसे ही राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग एक राज्य सिविल सेवा का भर्ती अभिकरण होता है। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में भी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की जो सिविल सेवाएं होती है उसका भर्ती अभिकरण होता है। मतलब जो राज्य की सिविल सेवाएं होती हैं उनको यह पूर्ण या उनको भर्ती करने का कार्य यह आयोग करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय होता है क्योंकि इसका भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश में हमारे राज्य में राज्य सिविल सेवा भर्ती अभिकरण होता है। और राज्य के स्तर पर अपन देखते हैं कि जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, इसके बाद सीटीओ, सीटीआई, नायब तहसीलदार, इसके बाद में रोजगार अधिकारी और तमाम प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी भर्ती यह आयोग करता है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो देखिए इसमें भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान है और यही प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के लिए, राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए, संयुक्त लोक सेवा आयोगों के लिए, सबके लिए एक ही जगह संविधान में प्रावधान किया गया है। अलग अलग इनके लिए अनुच्छेद, अलग अलग इनके लिए भाग की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। अब इसके बाद में अगला जाता है कि इसका गठन कब हुआ फ्रेंड। तो आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के खंड 3 के अनुसार किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के खंड 3 के तहत इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अब आगे देखिए, इसमें इस आयोग ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था, तो 1957 से इसने कार्य करना शुरू किया था। तो तब से लेकर आज तक ये निरंतर कार्य कर रहा है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसने पहली बार परीक्षा का आयोजन कब किया था, तो वर्ष 1958 में 1958 में इसने पहली बार परीक्षा का आयोजन किया था और तब से लेकर अब तक यह निरंतर परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला जाता है कि जिस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। मतलब ये हुआ कि इसकी जो संरचना होगी तो इसके संरचना में कितने सदस्य होंगे और अध्यक्ष होगा, तो ऐसे सबको मिलाकर कितने होंगे इसमें सदस्य। तो इसमें देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हैं और अध्यक्ष इसमें 1 होता है। ऐसा कुल मिलाकर इसमें 5 मेंबर होते हैं। इसके बाद फिर जो अध्यक्ष हैं और हमारे सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंदौर में है। आ रहा समझ में। तो रेसिडेंसी एरिया के बारे में आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। तो रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ये इसका पता होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, एमपीपीएससी का, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में हमारे संविधान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का कोई निश्चित वर्णन नहीं है कि इतने सदस्य होना चाहिए, अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर इनकी संख्या इतनी होनी चाहिए, ऐसा हमारे भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन समय समय पर आयोग की संरचना में कोई परिवर्तन करना हो, बदलाव करना हो, सदस्यों की संख्या बढ़ाना हो, तो ये अधिकार हमारे राज्यपाल को संविधान ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसका जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है इसकी संरचना का निर्धारण करने का अधिकार किसे है, तो ये हमारे राज्यपाल को है।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें अध्यक्ष पहले कौन थे, वर्तमान कौन है, और इसमें सदस्य कितने हैं वर्तमान में, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष डी.बी. रेगे बने थे, ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये डी.बी. रेगे साहब थे, और ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके, तो वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा, ये इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है फ्रेंड। अब ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये राजेश लाल मेहरा जी की जगह और कोई अध्यक्ष बन जाए, तो आपको अपडेट करके हमेशा याद रखना होगा। फिर इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य 4 होते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अभी वर्तमान में एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 सदस्य ही काम कर रहे हैं। तो 2 सदस्य कौन कौन से हैं, तो पहले सदस्य का नाम है चंद्रशेखर रायकबर और दूसरे सदस्य का नाम है डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार। ये वर्तमान में 2 सदस्य इसमें कार्यरत हैं फ्रेंड। इसके बाद में एक सचिव भी हैं, तो सचिव कौन है इसमें, वंदना वैद, ये इसके सचिव हैं, और ये आईएएस ऑफिसर हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में एक इसमें उप सचिव भी होता है, तो उप सचिव कौन है इसमें, अजय देव शर्मा, ये इसके उप सचिव हैं। तो आपको हमेशा अपडेट करके याद रखना होगा। अब ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में इनके स्थान पर कोई दूसरा पदाधिकारी आ जाए, ठीक है। तो जब भी चेंज हो तो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो अब जो संघ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सबसे उच्च पद पर अध्यक्ष होते हैं। आ रहा समझ में। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको बताकर दिखाया हमने। तो जो सबसे उच्च स्तर होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, वह होता है अध्यक्ष का पद। तो अध्यक्ष का पद सबसे ऊंचा पद होता है। फिर इसके बाद में इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य इसमें 4 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। और इसके बाद फिर इसमें एक सचिव होता है, ठीक है। अब इस सचिव के अंडर में, इस सचिव के नियंत्रण में कौन कौन से अधिकारी कार्य करते हैं, तो इसमें इसी सचिव के अंडर में एक उप सचिव होता है, दूसरा ये अपर परीक्षा नियंत्रक होता है, और तीसरा इसमें उप परीक्षा नियंत्रक होता है, और चौथा होता है इसमें उप नियंत्रक। आए समझ में। तो इतने अधिकारी सचिव के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। अब पहला देखिए इसमें उप सचिव। अब जो उप सचिव है, तो उप सचिव के नियंत्रण में अवर सचिव काम करता है और लेखाधिकारी इसमें काम करता है। इसके अलावा इसी उप सचिव के नियंत्रण में ये अवर सचिव काम करेगा और अनुसंधान विश्लेषणात्मक अधिकारी इसमें काम करता है। और इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है, इसी उप नियंत्रक के नियंत्रण में रहकर काम करेगा ये अवर सचिव। तो ये इतने अधिकारी होते हैं जिनके नियंत्रण में ये अधिकारी काम करते हैं फ्रेंड। अब इसके बाद में अब आगे देखिए, जो इसमें अवर सचिव होता है इसके नियंत्रण में कौन कौन से काम करेंगे अधिकारी। तो पहले देखिए इसमें जो अवर सचिव होते हैं, तो अवर सचिव के नियंत्रण में रहकर ये अनुभाग अधिकारी काम करेगा। और इधर जो लेखा अधिकारी था, तो लेखा अधिकारी के नियंत्रण में अनुभाग अधिकारी, और अनुभाग अधिकारी के नियंत्रण में कनिष्ठ लेख अधिकारी ये कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा आ जाता है इधर अवर सचिव। अवर सचिव के नियंत्रण में उप नियंत्रक द्वितीय ये कार्य करता है, और उप नियंत्रक द्वितीय के नियंत्रण में ये अनुभाग अधिकारी काम करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये किसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर में अभी तक हमारे एमपीपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में पूछा गया है बस। बाकी इसमें कौन कौन से अधिकारी कार्य कर रहे हैं, कौन अवर सचिव है, कनिष्ठ लेखाधिकारी, ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये तो अगर कहीं मेंस में पूछे आपसे किसका स्ट्रक्चर बनाइए, तब आपको ये बनाना होगा। अभी तो आपको अध्यक्ष सदस्यों के बारे में याद रखना होगा और इसके सचिव के बारे में याद रखना है बस। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, एमपीपीएससी होता है, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे और इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इन सभी का प्रावधान कहाँ पर है, तो इन सभी का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 315 में। तो राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इन सभी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
इनकी नियुक्ति होगी किसकी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो कौन करेंगे, इनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो एमपीपीएससी के चेयरमैन और मेंबर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनके लिए योग्यता क्या होगी, तो याद रखना है आपको कि चाहे हमारा संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग हो, इनके लिए विशेष तौर पर या विशेष स्तर पर देखी जाए तो कोई भी हमारे संविधान में योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, कोई योग्यता का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इतना जरूर आपको याद रखना होगा या इतनी योग्यता हमारे भारत सरकार के द्वारा ये जरूर तय की गई है कि कम से कम आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जरूर होना चाहिए। मतलब जो भी अधिकारी होगा, मतलब भारत सरकार में चाहे राज्य सरकार का अधिकारी हो, तो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव यदि उसके पास है तो लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। इसके बाद में इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होगा फ्रेंड, तो इनका कार्यकाल जब से पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर रहते हुए कार्य करते हैं, जो आपको याद रखना होगा। आया समझो सबको। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जैसे राजेश लाल मेहरा वर्तमान में अध्यक्ष हैं और बाकी 2 सदस्य वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो जो अध्यक्ष हैं तो या सदस्य हैं, तो जिस तिथि से ये पद ग्रहण करेंगे उस तिथि से पहले या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 62 वर्ष पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले होगा तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कि जो सदस्य हैं ये अपना इस्तीफा देना चाहते हैं या त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी, ठीक है, ये अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में अब मान लीजिए कि इनको इनके कार्यकाल से पहले हटाना है, तो कार्यकाल से पहले यदि इन्हें हटाना है तो इनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और वह प्रक्रिया क्या होगी, तो जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। आ रहा समझ में। तो हमारे संविधान में जो प्रक्रिया का प्रावधान है, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान में जो वर्णित प्रक्रिया उसके द्वारा इन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति इन्हें भी नहीं हटा सकते। ठीक है, तो राष्ट्रपति हटाएंगे, परंतु क्या करेंगे राष्ट्रपति कि इनसे संबंधित जो भी मामला है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इनके मामलों की जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर इन्हें दोषी पाया जाता है और हमारा सुप्रीम कोर्ट यदि कहे राष्ट्रपति से कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं ये भ्रष्टाचार में पाए गए हैं और इन पर जो आरोप लगाए बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति हटाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा लिखा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इन्हें सदस्यों को या अध्यक्ष को हटाने के लिए जब सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाना ही होगा। फिर इस समय यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति बाध्यकारी है इनको हटाने के लिए। अब इसके बाद में राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकता है। तो हमारे राज्यपाल को यदि ऐसा लगता है कि हमें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करना है, तो हमारे राज्यपाल 2 परिस्थितियों में इन अध्यक्ष को कार्यवाहक या किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो कौन कौन सी वो 2 स्थिति है, तो पहला तो ये हो जाता है कि जब अध्यक्ष का पद खाली हो, आ रहा समझ में, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब अध्यक्ष है ही नहीं पद पर कार्य करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे राज्यपाल एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन है कि जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है, मतलब जो अध्यक्ष हैं ये लगातार अनुपस्थित है, आ नहीं रहे हैं कार्यालय में, या और कोई दूसरा कारण जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 परिस्थिति में हमारे राज्यपाल किसी भी सदस्य को जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा, तो कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक कार्य करेगा, जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम संभाल नहीं लेता या अध्यक्ष फिर से जब कोई नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये कार्यवाहक अध्यक्ष कार्य करता रहेगा।
आ रहा समझ फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक कार्य करेगा, तो जब तक कोई नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर लिया जाता है या जो भी नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है वह अपना काम नहीं संभाल लेता, तब तक यह कार्यवाहक अध्यक्ष कार्य करता रहेगा, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आया समझ में सबको। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आ रहा समझ में। ये याद रखना होगा आपको। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, तो बन सकता है। क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, तो बन सकता है। क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, तो बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आगे समझ में। अब ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य भी स्वयं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य भी स्वयं राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ये भी आपको याद रखना होगा। आ रहा समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, और जो अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनका भी अध्यक्ष बन सकता है। फिर इसके बाद में जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इसका अध्यक्ष भी बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है या अध्यक्ष भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। अब एक और आपको याद रखना होगा एक पॉइंट, कि जब कोई भी अगर अध्यक्ष, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अभी राजेश लाल मेहरा जी हैं, तो राजेश लाल मेहरा जी अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो जब ये रिटायर हो जाते हैं अपने पद से, तो दूसरी बार इसी अध्यक्ष के पद पर हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये नहीं बन सकते। और जो सदस्य हैं, ये सदस्य रिटायर होने के बाद में दूसरी बार हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अनुच्छेद 319, अब देखिए अनुच्छेद 319 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 319 में लिखा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपनी पदमुक्ति के बाद नियुक्ति के उपबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 319 में यह लिखा हुआ है कि जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, जब ये पदमुक्त हो जाते हैं तो इनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है, तो जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है और सदस्य है, जब ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और इसके संबंध में कुछ प्रावधान है महत्वपूर्ण। तो देखिए, इसमें पहला प्रावधान यह हो जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, तो यह सदस्य भी स्वयं राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जैसे राजेश लाल मेहरा जी ये सदस्य थे, अब अध्यक्ष हैं वर्तमान में। फिर इसके बाद में या जो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो इसका अध्यक्ष बन सकता है। फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन जिस पद से व्यक्ति रिटायर हुआ है, जिस आयोग में, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य उसके पद से रिटायर हुआ है, तो यहाँ पर पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब इसमें प्रावधान है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें इनकी पदमुक्ति। अब पदमुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 317 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 317 में इनकी पदमुक्ति के बारे में कुछ प्रावधान करता है। तो देखिए, हमारे राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कुछ परिस्थिति में हटा सकते हैं या पदमुक्त कर सकते हैं। तो किस परिस्थिति में इसे हटा सकते हैं अध्यक्ष को या सदस्य को, तो पहला, जब उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दिवालिया, इसको इंग्लिश में बैंक करप्ट कहते हैं। ठीक है, तो या तो बैंक करप्ट हो जाए या दिवालिया घोषित उसे कर दिया जाए,
या फिर अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी अन्य लाभकारी पद या अन्य लाभकारी नियोजन में लगा हो। मतलब सदस्य भी है या अध्यक्ष भी है और पता चला कि कहीं और से उसे पैसा आ रहा है या कोई अन्य लाभकारी नियोजन में या कार्य में लगा हुआ है या कोई दूसरा प्राइवेट किसी कंपनी का पद धारण कर रखा है उसने, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसे हटाया जा सकता है। इसके बाद फिर यदि हमारे राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या अक्षमता के कारण वह कार्य नहीं कर पा रहा है, इस कारण से इसे हटाना अनिवार्य हो गया है, तो भी इसे पद से हटा सकते हैं। तो कौन हटाएंगे? हमारे राष्ट्रपति। लेकिन डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति नहीं हटाते फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। ये पिछली क्लास में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब तक इन पर ये आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक हमारे राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। तो आरोप कैसे सिद्ध होगा? साबित कदाचार मतलब बुरा व्यवहार इन पर जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, इन पर जो दुर्व्यवहार का आरोप लगा है जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष को या सदस्य को हमारे राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। ध्यान रखना, सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है, राज्यपाल इन्हें नहीं हटा सकते। राज्यपाल नियुक्त जरूर करते हैं परंतु राज्यपाल हटा नहीं सकते। ठीक है, अब ये कैसे हटाएंगे, हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर कोई भी आरोप लगता है, ठीक है, बुरे व्यवहार का आरोप लगता है, तो फिर इनकी जांच हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से करवाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पर लगे आरोपों की जांच करता है और सर्वोच्च न्यायालय जांच के पश्चात अगर बता दे कि इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल सत्य हैं और इन्हें हटा देना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं और ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति हटाने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति उन्हें उसी आधारों पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर जो आयोग की बात हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपको याद रखना होगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। आ रहा समझ में? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं इनको इनकी पदावधि के समय इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नियुक्त हो जाते हैं तो नियुक्ति के बाद में इनकी सेवा शर्तों और इनके वेतन भत्तों से संबंधित कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद में इनके पद से संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ही हटाया जा सकता है, ऐसे इन्हें नहीं हटाया जा सकता। एक बार जब हमारे राज्य के राज्यपाल इन्हें नियुक्त कर लेते हैं तो राज्यपाल खुद हटा नहीं सकते इन्हें उसी आधार पर हटाया जाता है जिस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनके वेतन, इनके भत्ते, इनके पेंशन, ये सभी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर संचित निधि का मतलब क्या हो जाता है? तो यहाँ पर राज्य के संचित निधि, ध्यान रखना, केंद्र की संचित निधि नहीं। तो जो राज्य की संचित निधि है इस पर हमारी राज्य की विधानसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है, इस पर मतदान नहीं कर सकती। ये संचित निधि का अर्थ होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं तो इनकी नियुक्ति के बाद में इनकी कोई भी सेवा शर्तें, इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब होता है कि इनको कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई परिवर्तन इनकी नियुक्ति के बाद में नहीं होगा। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, कार्यकाल की जब इनकी समाप्ति हो जाती है तो इनकी समाप्ति के बाद में, इनके पद के समाप्त होने के बाद में यह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही अध्यक्ष पद से जब रिटायर होता है तो वह पुनः अध्यक्ष पद पर पदस्थ या पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। और जो सदस्य हैं तो सदस्य अगर रिटायर हुआ है तो वह पुनः सदस्य के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में जब ये अध्यक्ष या सदस्य रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद में हमारे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन
किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य रिटायर हो जाते हैं तो हमारी भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेंगे, राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।